हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए संभावित जी के जीएस के प्रश्न लगाएंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। यानी जो बहुत सारे चित्र बनाए गए थे वो किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 शक, ऑप्शन नंबर 3 है कि सातवाहन, ऑप्शन नंबर 4 है वर्धन वंश। तो इसका सही आंसर है वो है गुप्त वंश। यानी अजंता के अनेक चित्र गुप्त वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद क्या है। तो आपको बताना है उपनिषद क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हिंदू ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदू पुराण है, ऑप्शन नंबर 3 है कि हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 4 है कि ये वेद है। तो ये उपनिषद की बात करें तो ये हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर 3 है सुल्तान लोधी, ऑप्शन नंबर 4 है कि खिजर हयात लोधी। तो भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसका बाबर के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल जब आज़ादी के समय कौन थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड एटली, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड फॉकलैंड, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जब आज़ादी मिली तब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया। यानी किसने भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर 2 है कि लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन नंबर 3 है कि लॉर्ड वेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर 4 है कि लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारत में अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक पहल किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। यानी किसने अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 है कि भूमेश चंद्र बनर्जी, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये आपको बताना है कि किसने बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था, वो इसके नेतृत्व में चला था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर 4 चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो आपको बताना है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि राजा राममोहन राय हैं, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर 3 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, या ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं वो हैं राजा राममोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, आपको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर 2 है कि नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 है कि मिजोरम। इसका सही आंसर है वो है नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है। यानी किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो किसने कहा था ये भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। आपको बताना है इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर के गुजरती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री ग्रीनविच से, जी नेक्स्ट ऑप्शन है कि 180 डिग्री ग्रीनविच से, या फिर
ऑप्शन नंबर थर्ड है 90 डिग्री ग्रीनविच से, या ऑप्शन नंबर 4 270 डिग्री ग्रीनविच से। तो आपको बताना है कहाँ से होकर के गुजरती है। इसका सही आंसर है वो है 180 डिग्री ग्रीनविच से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है भूस्खलन यानी भूकंप हेतु उत्तरदायी कारक कौन है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चट्टानों का खिसकाव, ऑप्शन नंबर 2 है वनों का ह्रास, ऑप्शन नंबर 3 है भूगर्भिक हलचल, या ऑप्शन नंबर 4 है कि उपर्युक्त सभी। तो भूस्खलन की बात करें तो चट्टानों का खिसकाव भी इसमें उत्तरदायी है, वनों का ह्रास होना यानी वनों का काटना, वनों की कमी होना, ये भी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 3 है कि भूगर्भिक हलचल यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है प्लेटों का आपस में टकराना, ये भी उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है, आपको बताना है। यानी पृथ्वी का साउथ पोल किस भूखंड में स्थित है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है कि अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीनलैंड, या ऑप्शन नंबर 4 है अंटार्कटिका। तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो ये आपके अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी भारत में ऊर्जा किससे ज़्यादातर उत्पादित की जाती है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जल विद्युत ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर 3 है कि तापीय ऊर्जा से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय ऊर्जा से। तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियर पावर संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 है उत्पादन उद्योग, या ऑप्शन नंबर 4 है पैकिंग उद्योग। तो सबसे ज़्यादा वो अपशिष्ट उत्पन्न होता है वो होता है उत्पादन उद्योग में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, तो आपको बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है वो आपको पहचान करके बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है सेवाएं, ऑप्शन नंबर 3 है भारी उद्योग, या ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी व्यापार। सही आंसर की बात करें तो ये है भारी उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, यानी आपको बताना है कि वे किसान जिनके पास कितने हेक्टेयर तक की ज़मीन है वो छोटे किसानों की सीमा को परिभाषित करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर 2 है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, ऑप्शन नंबर 3 है कि 2 से 3 हेक्टेयर के बीच में हो, ऑप्शन नंबर 4 है 3 से 4 हेक्टेयर के बीच। तो छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है वो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है, आपको बताना है कि उड़ान जो एक योजना है वो किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कृषि से, ऑप्शन नंबर 2 है नागर विमानन से, ऑप्शन नंबर 3 है कि ये रक्षा से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो उड़ान पर एक प्रमुख योजना है भारत सरकार की, यह बेसिकली नागर विमानन से संबंधित है, यानी पायलट परियोजना के तहत ही आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या हो, यह आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। ये ऑप्शन नंबर 1 है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता हो, ऑप्शन नंबर 2 है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता हो, ऑप्शन नंबर 3 है कि गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता हो, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो कर को प्रतिगामी तभी कह सकते हैं जब अमीरों पे कम और गरीबों पर ज़्यादा पड़ता हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है, आपको बताना है किसके साधन ये होते हैं कि नकद आरक्षण का अनुपात हो और तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण हो। तो इसका सही आंसर होगा वो है मौद्रिक नीति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें 3 सही हैं और एक आपको गलत है, वो आपको पहचान कर बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। यानी राष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 326 के तहत, ऑप्शन नंबर 2 352 के तहत, या ऑप्शन नंबर थर्ड 356 के तहत, या ऑप्शन नंबर 4 है कि 355 के तहत। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने हाथ में लेता है तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। यानी संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक ही महत्वपूर्ण बना दिया। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 42वां, ऑप्शन नंबर 2 44वां, या ऑप्शन नंबर थर्ड है 52वां, या ऑप्शन नंबर 4 है कि 56वां। तो इसका सही आंसर है वो है 42वां। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, 1976 में, जब नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया तो ये मान लिया गया कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी 368 आर्टिकल के तहत कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आपको पहचान करके बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, या ऑप्शन नंबर 2 है कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 है कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। आपको बताना है कि कहाँ पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले 2 राज्यों में लागू हुई थी। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर 2 असम और बिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब और चंडीगढ़ में। तो ये सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में और उसके बाद में लागू हुई थी आंध्र प्रदेश में। इसका वर्ष था, राजस्थान में लागू हुई थी वो था 2 अक्टूबर 1959, और उसी वर्ष बलवंत राय मेहता समिति के सलाह पर आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व का पता किस तकनीक से पता लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। यानी जीवित कोशिका में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है या नहीं, इसका किस तकनीक से पता लगाते हैं, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है कि अपकेंद्रण से, ऑप्शन नंबर 2 है कि बर्ड लेखिकी या फिर क्रोमेटोग्राफी से, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि स्वयं विकिरणी चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी से, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी से। तो जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व का पता हम लगाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है दिल की फुसफुसाहट जिसे कहते हैं मरमर से क्या पता चलता है। आपको बताना है कि अगर दिल की फुसफुसाहट है तो इससे क्या पता चल रहा है। ऑप्शन है इसके दोषपूर्ण कपाट है, ऑप्शन नंबर 2 है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑप्शन नंबर थर्ड है दिल का विस्थापन है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि मांसपेशियों का अनियमित विकास है। इसका सही आंसर है वो है दिल की फुसफुसाहट मरमर का होना दोषपूर्ण कपाट से होता है, यानी वाल्व के बार बार दोषपूर्ण कपाट होने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से सहसंयोजक बॉन्ड किस में होता है। आपको बताना है किस में जो है सहसंयोजक बॉन्ड होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है Na2S, ऑप्शन नंबर 2 है कि AlCl3,
ऑप्शन नंबर थर्ड है NaH, या ऑप्शन नंबर 4 है MgCl2। इसके उत्तर की बात करें सही तो वो है AlCl3, सहसंयोजक बॉन्ड के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गैस का रुद्धोम प्रस्कार किया जाता है तो वह किसके कारण ठंडी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो ये किसके कारण होती है, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि उत्क्रम माप में अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है कि गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 है वेग में कमी होने के कारण। या ऑप्शन नंबर 4 है कि काम करने में ऊर्जा व्यय होती है उसके कारण। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी काम करने में ऊर्जा व्यय होगी, इससे जो है गैस का रुद्धोम प्रस्कार ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेसोन कहाँ पाए जाते हैं। मेसोन के बारे में जानकारी आपको बतानी है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि अंतरिक्ष किरणों में। ऑप्शन नंबर 2 है कि गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर 3 है कि गामा किरणों में। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि लेज़र बीम में। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी लेज़र बीम में मेसोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है कि गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, या ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट में जो अम्बोली स्थित है वो किस राज्य में है। तो ये है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे तेज़ महिला कौन बनी है, यानी सबसे पहले सबसे तेज़ किसने जो है फतेह किया है, ये आपको बताना है। इसके आंसर हैं ऑप्शन नंबर 1 है कि त्सांग यन हंग, ऑप्शन नंबर 2 है आर्थर मुइरो, या ऑप्शन नंबर 3 है लिन हिल, ऑप्शन नंबर 4 है अर्लिन बोम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी त्सांग हेयन हंग ने हाल ही में एवरेस्ट फतेह सबसे तेज़ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया एंड एसोसिएशन एशियन जियोपॉलिटिक्स द पोस्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है शिवशंकर मेनन ने, ऑप्शन नंबर 2 है कि दीप हल्दर ने, ऑप्शन नंबर 3 है स्वप्न दास गुप्ता ने, या ऑप्शन नंबर 4 है कि कल्क कोचलिन ने। इसका सही आंसर है वो है शिवशंकर मेनन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है बीजिंग में, ऑप्शन नंबर 2 है लॉस एंजलिस में, ऑप्शन नंबर 3 है लंदन में, या ऑप्शन नंबर 4 है पेरिस में। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे कहाँ पर, पेरिस में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न में है कि जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है। अब आपको बताना है कि जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है चंदन के जंगलों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है कि हथकरघा उद्योग के लिए, या ऑप्शन नंबर 3 है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो जादूगोड़ा की बात करें, यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है कि राज्यसभा के सभापति को, या फिर ऑप्शन नंबर 2 लोकपाल को, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली के उच्च न्यायालय को, या ऑप्शन नंबर 4 है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राष्ट्रपति के संबंधित सभी विवादों में जांच करने का निर्णय किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी 20, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है कि 15, या ऑप्शन नंबर 4 है 12। तो किसी भी लोकसभा में विशेष दिन चर्चा करने पर जो है कम से कम 20 अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या हो सकती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है। आपको बताना है कौन सी जनजाति सिक्किम में इस समय है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि अंगामी, ऑप्शन नंबर 2 है भूटिया, ऑप्शन नंबर 3 है गोंड, ऑप्शन नंबर 4 है कि चेंचू।
तो इसका सही आंसर है वो है सिक्किम में पाई जाने वाली जाति भूटिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है पोनंग एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य में प्रचलित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर 3 है सिक्किम, या ऑप्शन नंबर 4 है असम। तो ये पोनंग लोक नृत्य बेसिकली देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है कि दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 है कि कबड्डी से, ऑप्शन नंबर 2 है तीरंदाजी से, या ऑप्शन नंबर 3 है घुड़सवारी से, ऑप्शन नंबर 4 है नौकायन से। ये किससे संबंधित है? नौकायन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़ा कला मुद्रण की भाग शैली किस राज्य से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। आपको बताना है कपड़ा कला मुद्रण की भाग शैली कहाँ पर प्रचलित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। तो ये बेसिकली संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कलम, ऑप्शन नंबर 2 है मधुबनी, ऑप्शन नंबर 3 है लघु चित्रकला, या ऑप्शन नंबर 4 है बार्ली। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी बार्ली जो है महाराष्ट्र की एक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।